नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। खबर विस्तार से में खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दोपहर के 3 बजे की 4 बड़ी खबरों की। और इन खबरों को तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि क्या है ये 4 बड़ी खबरें। मोदी सरकार 3.0 में मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आज से सभी अपने कामकाज में लग गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर एमपी में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। तीसरी तस्वीर साय सरकार के बैठक की है। बलौदाबाजार में हुई आगजनी की घटना पर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त हो गई है। तो वहीं चौथी तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की है। आज नीट पेपर पर लीक के मुद्दे पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नीट के नतीजे रद्द नहीं होंगे। तो ये 4 बड़ी खबर इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको समझा दें दोपहर 3 बजे की ये 4 बड़ी खबरें। और सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार के मंत्रियों की, क्योंकि उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। आज से आज ज्यादातर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। पीएम मोदी ने शपथ लेने के फौरन बाद सोमवार को ही कार्यभार संभाल लिया था। तो आज उनके ज्यादातर मंत्रियों ने भी कामकाज संभाल लिया। और ये 17 तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह जो मंत्री है मोदी 3.0 सरकार में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, कानूनी मंत्री अर्जुन मेघवाल, परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, एमएमई मंत्री जीतन राम मांझी, टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह, पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने अपना कामकाज संभाला है। तो मोदी 3.0 सरकार का गठन हुआ, उसके बाद कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। हमारा सौभाग्य है कि सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं। और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश से मोदी मंत्रिमंडल में इतने मंत्रियों को जगह दिए जाने पर पीएम मोदी का फिर से आभार जताया है। यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे अपने इस लोकसभा के अच्छे परिणाम के बाद उनने अच्छे से प्रतिनिधित्व दिया है। 6 मंत्री हमारे राज्य से बनाए हैं, इसमें 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री। तो भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और इन फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। विजयवर्गीय ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को सरकार 24,000 करोड़ की सब्सिडी देगी और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन से खाली हुए पदों को सीधी से भरा जाएगा। और विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि सागर, खरगोन और गुना के तीनों विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध किया जाएगा। साथ ही चैत्र की गुड़ी पड़वा से 1 साल तक गौवंश रक्षा साल के रूप में मनाया जाएगा। तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई जिसके बारे में कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक आज हुई है, कई अहम फैसले लिए गए हैं और कैलाश विजयवर्गीय ने खुद जानकारी दी है, बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा लाभ कहीं ना कहीं सरकार ने दिया है।
देखिए, प्रतिज्ञा सही बात है। कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान ये कहा है कि सरकार ने करीब 24,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पे देने का फैसला किया है। इसमें किसान, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं और ख़ास तौर पे वो लोग हैं जो 1 से लेकर 100 यूनिट तक की बिजली खर्च खपत करते हैं। उनके लिए करीब 24,000 करोड़ रुपये सरकार ने सब्सिडी का प्रावधान रखा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि डॉक्टर्स की नियुक्ति सरकार करने जा रही है और ख़ास बात है कि प्रमोशन से अगर भर्ती नहीं होती है और जो विभाग खाली है डॉक्टर्स के और ख़ास तौर पर स्पेशलिस्ट, उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से की जाएगी। और सबसे एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया गया है कि अभी तक जो गैस त्रासदी के जुड़े हुए जो अस्पताल हुआ करते थे वहाँ पे डॉक्टरों की कमी बनी हुई थी, लेकिन सरकार ने ये फैसला किया है कि वहाँ पे डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए प्रतिनियुक्ति से मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर्स वहाँ जाएंगे, यानी कि गैस राहत जो अस्पताल है वहाँ पे इलाज बेहतर हो सकेगा। एक और बड़ा विषय है जो ये है कि आए दिन हम देखते हैं कि सड़कों पे गाय दिखाई देती है, तो सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर एक अहम कैबिनेट डिसीजन लिया है। वो डिसीजन ये है कि सरकार ने ये फैसला किया है कि चैत्र गुड़ी पड़वा से 1 साल तक सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो गौशाला में जाएंगे। वहाँ की गौशाला की क्या व्यवस्था है वहाँ पे ये भी देखेंगे। इसके अलावा जो सड़कों पे गाय घूमती हैं उनके इलाज और गौशाला पहुँचाने तो कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए। अब देखना है कि आगे किस तरह से इस पर कामकाज किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो विवेक, आपको कैबिनेट की बैठक के बारे में विस्तार से बता रहे थे, लेकिन आपको सुना देते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा। 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है और किसानों को, जो सामान्य वर्ग के किसान हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी क्वालिटी बढ़े और इसके लिए आवश्यकता थी कि कुछ नए पद का सृजन हो। और विभागों के डॉक्टर्स की भी कमी थी और कुछ पद ऐसे थे जो प्रमोशन से भरे जाने थे। तो अब प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्य व्यक्ति नहीं हैं तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। इस प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय, एक सागर में रानी अवंतिकाबाई लोधी विश्वविद्यालय, खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्याबिल विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय, इन तीनों ही विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध करते हुए उनकी जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के कैबिनेट ने निर्देश दिए। तो दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में आ गए हैं, ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो नवनिर्वाचित सांसदों से भी मिलना नहीं भूल रहे। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। इस बीच सांसद विवेक बंटी के साथ अमरवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश प्रताप शाह, जिला अध्यक्ष शेषराव यादव भी मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन में सौजन्य भेंट की। तो वहीं मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के 5 सांसदों को शामिल किया गया है। एमपी से 5 मंत्री बनने पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने खुशी जताई है। ग्वालियर आए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश को 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर के 5 मंत्रालय को मिलाकर 5 लाख करोड़ का बजट है और ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात है। केंद्र सरकार ने मंत्रीगणों को ग्रामीण विकास, दूरसंचार, सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं। उन सब मंत्रियों को बधाई देता हूँ, बाकी देश भर के मंत्रियों। और इसी बीच आपको बलौदा बाजार से एक बड़ी खबर बता दें, जहां आगजनी पर बैठकों का दौर जारी है। सीएम विष्णुदेव साय ने हाई लेवल मीटिंग की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा से सीएम से मुलाकात की और बलौदा बाजार से लौटकर उन्होंने सीएम से मुलाकात की और फिर से थोड़ी देर में ये बैठक होनी है। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दें, बलौदा बाजार में जिस तरह आगजनी की घटना हुई, इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय एक्शन मोड में आ गए हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से ये कवायद कर रही है कि जिस तरह से ये घटना हुई है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और लोगों से अपील भी की जा रही है कि इस तरह से घटना को दोबारा ना दोहराया जाए। और इसी को लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मुलाकात की है सीएम से और थोड़ी ही देर में फिर से बैठक होने वाली है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। रोहित से सवाल करते हैं। रोहित,
ये बताइए, जिस तरह से ये घटना हुई और सीएम साय को अगर देखा जाए तो वो ताबड़तोड़ अब बैठक कर रहे हैं और वापस ये घटना ना हो, इसको लेकर क्या कुछ कवायद राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है? निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा, क्योंकि सरकार की संवेदनशीलता इस पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है और कल से जब से घटना हुई है तो उसके बाद बैठकों का दौर जारी है और सरकार ने रात में ही अपने 3 मंत्रियों को, एक उप मुख्यमंत्री के साथ पे 3 मंत्रियों को बलौदाबाजार भेज दिया था। बलौदाबाजार की स्थितियों का वो आकलन किए हैं, रात भर वहीं पे डटे हुए थे और साथ ही तमाम तरीके से धारा 144 भी लागू की गई और वहां पर किस तरह से नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई किस प्रकार से की जाए और दोबारा इस तरह के तत्व एक्शन पे ना आए, इसको लेकर कवायद की जा रही है। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की मैं बात करता हूं, जो गृह की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो वो तड़के 6 से 7 बजे के बीच में रायपुर पहुंचे और पहुंचने के साथ पे सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद पे उन्होंने वहां पर क्या अवलोकन किया इसकी जानकारी दी थी। जानकारी देने के बाद में वो फिर बैठकों का दौर चला था। यहां से एक टीम भेजी गई थी, वो टीम भी वहां जाकर बलौदाबाजार पर जो है वो बैठक की थी, जिसके बाद में अब जो जानकारी रही है कि थोड़ी देर बाद सीएम हाउस पे फिर से बैठक हो सकता है और इस बैठक पे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ पे समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा सीएम साय लगातार फोन के माध्यम से घटना की जानकारी ले रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये शांति अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि शांति बनाकर रखे और जो गुनहगार होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो असामाजिक तत्वों ने वहां पर इस तरह के घटना को, इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है, उनकी भी जो तलाशी है वो शुरू कर दी गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और इसके अलावा जो वीडियोस लगातार वहां से सामने आ रहे हैं उन वीडियो के माध्यम से सनीखत की जा रही है और तमाम लोगों तक पहुंचने का भी जो प्रयास है वो जारी है। 200 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही पुलिस लगातार एक्शन कर रही है। बैठकों का दौर जो है वो बलौदाबाजार में भी जारी है और राजधानी में भी जो तमाम बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है इस पर सबकी नजर होगी। और साथ ही साथ मैं आपसे कहूंगी कि जब जो प्रमुख है सतनामी समाज के वो बैठक में आते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि उनका पक्ष भी जाना जाए, वो भी अपनी बात रख पाए विस्तार न्यूज पर आकर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तो आपको बताएं कि बलौदाबाजार की घटना पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ रहा है। सीएम ने घटना की विस्तृत समीक्षा की है। वहीं उन्होंने कहा कि समाज को बदनाम करने वाले तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल बलौदाबाजार में जो घटना हुई है उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये जिस तरह से ये घटना घटित हुई है बहुत चिंता का विषय है। सबसे पहले तो मैं सभी से शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील करता हूं। जहां तक घटना की बात है, सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उच्च स्तरीय बैठक करके घटना की विस्तृत समीक्षा की है। तो वहीं बलौदाबाजार की घटना पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। शिव डहरिया ने कहा समाज ने न्यायिक जांच की मांग की थी, जिस पर सही समय पर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर पाई। शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी समाज की कोई बात नहीं सुनना चाहती। शिव डहरिया ने सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर भी तंज कसा है। ये जो बलौदाबाजार में सतनामी समाज के जैत खाम काटने के संबंध में जो विवाद स्थिति निर्मित हुई थी, सतनामी समाज ने पहले ही कहा था कि जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उसकी जांच की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को सुनी नहीं और सही समय में इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जिस तरह से कलेक्टर कार्यालय को सूचना दी गई थी, एसपी कार्यालय को सूचना दी गई थी कि हाँ समाज का धरना प्रदर्शन होगा, उसी दिन राज्य सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा कर की। अगर वो पहले कर दिए रहते तो इस तरह घटना होती नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट काउंसलिंग पर एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है। 8 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा है जवाब और परीक्षा की पवित्रता भी प्रभावित हुई है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो आपको बड़ी खबर दे दें, नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर
काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 8 जुलाई को अब मामले पर अगली सुनवाई होनी है। छात्रों ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आज ये सुनवाई की गई और अब 8 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी जवाब मांगा है पूरे मामले पर, और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है इस पूरे मामले में और एनटीए को अब जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है नीट काउंसलिंग पर और रोक से इनकार कर दिया सीधा सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि एनटीए से जवाब तलब किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया, इसके बाद छात्रों का क्या कहना है, क्योंकि आप वहां मौजूद थे, छात्रों से बातचीत की है आपने? प्रतिज्ञा, देखिए, जब इसकी सुनवाई शुरू हुई थी तो आप उस समय मान के चले कि जब जस्टिस विक्रम और जस्टिस अमानुल्लाह ने सुनवाई की, मात्र 2 मिनट के भीतर ये फैसला आ गया और उसमें साफ तौर पे जो है 2 बातें बड़ी स्पष्ट थी। एक तो ये था कि काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई जाएगी और दूसरी ये थी कि जो परीक्षा है उसकी सैंक्टिटी पे ज़रूर असर पड़ा है। इसको लेकर के एनटीए से सवाल भी जो है किए गए हैं। अब जो है एनटीए को जो है वो जवाब भी देने हैं। तो आपको कुल मिला के बताएं कि जो पूरा प्रकरण है, पहले तो ये समझ है कि इस मामले में कई सारे जो हैं वो मामले जो वो लिस्टेड हैं। पहली जो ये मामला जो है वो 5 तारीख को जब रिजल्ट आया था, उसके बाद जो पिटीशन दाखिल की गई थी, उस मामले में इस पे जो है कोर्ट ने अपनी जो है फैसला दिया है अपना। और इसमें कोर्ट की तरफ से ये दलील दी गई है कि कहा गया है कि देखिए, जब ये परीक्षा हो रही थी तो अब उसके मामले में सुचारू रूप से जो आगे की काउंसलिंग है वो तो की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पवित्रता है वो उसकी खराब हुई है। हमने यहाँ पे जो याचिकाकर्ता थे, छात्र थे, उनसे भी बातें की। उनका ये कहना था कि देखिए, इस पूरे मामले में जो छात्रों की मेहनत है वो दांव पे लगी है और इसके अलावा जो सवाल उठे हैं एनटीए पे उसके ऊपर, क्योंकि एनटीए की तरफ से वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि अनियमितता हुई है। क्योंकि दूसरा एक मामला जो इसमें है ग्रेस मार्क को लेकर के है, क्योंकि 67 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 720 आए हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 3-4 सेंटर से ग्रेस मार्क्स के आधार पे इतने सारे विद्यार्थियों के में समानता अंक को लेकर कैसे हो सकती है। अब इसी को लेकर के दूसरी भी एक याचिका दाखिल की गई जिसकी सुनवाई भी जल्द ही होगी, लेकिन अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो 5 मई को जो रिजल्ट आया था उसके बाद ही जो याचिका दाखिल की गई थी। तो एक याचिका पर सुनवाई हुई और कई मामले इसमें अभी लंबित हैं जिस पर सुनवाई होनी। आगे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाता है और छात्र आगे कैसे उनकी प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए। अब आपको मध्य प्रदेश की खबर बता दें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल को सियासत का हॉट सेंटर माना जाता है। अब केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्हें ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत का पावर सेंटर माना जा रहा है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। सिंधिया राज घराने के महाराजा और दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया से ग्वालियर चंबल अंचल की जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सिंधिया के दूसरी बार मंत्री बनने के बाद अब इलाके में विकास कराने की मांग तेजी से उठने लगी है। अपने पिछले कार्यकाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में एयरपोर्ट बनाने का रिकॉर्ड कायम किया और महज 16 महीने में ग्वालियर का हवाई अड्डा बनकर प्रधानमंत्री की तारीफ भी बटोरी। टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया है। एयरपोर्ट बनाने में तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक शेजवलकर की भी भूमिका रही थी, लेकिन सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद काम ने जो रफ्तार पकड़ी उसने देश में नया रिकॉर्ड बना दिया। अब सिंधिया से ग्वालियर चंबल अंचल में विकास की उम्मीद तेजी से उठने लगी है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और बीजेपी के पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर भी सिंधिया से जल्दी विकास कराने की मांग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे सिंधिया जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश उस विकसित भारत का एक बड़ा हिस्सा होगा, ऐसी उम्मीद अपन कर सकते हैं। इस अंचल की जो समस्याएं हैं, सड़कों के बारे में, रोजगार के बारे में, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इसके लिए काम
आने वाले समय में होगा। सिंधिया जी से पूरे ग्वालियर अंचल के लोगों को उम्मीद है कि सिंधिया जी की जो उम्मीद है लोगों की उस पर खरे उतरेंगे और ग्वालियर अंचल में, ग्वालियर चंबल अंचल में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, उसके लिए वो काम करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि केंद्र में सिंधिया की भूमिका बड़ी है और वो ग्वालियर चंबल अंचल से एकमात्र केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में जो भी योजना अंचल के हिस्से आएगी उसका श्रेय सिंधिया को ही मिल सकता है। ज्योतिरादित्य कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की पावर है उसमें बड़े रोल में इस रीजन में दिखेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जो इन्फ्लुएंस है वो नरेंद्र सिंह तोमर के को भी नहीं झुटलाया जा सकता। इसलिए अभी भी स्थिति वैसी ही रहेगी, या ये कहा जा सकता है कि 2 पावर ऑफ सेंटर ग्वालियर चंबल संभाग में रहने वाले हैं। अब इकलौते ज्योतिरादित्य सिंधिया है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास को लेकर क्या यहां पर एजेंडा स्थापित करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। वहीं भोपाल कांग्रेस मुख्यालय में आज महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए हम बैठक कर रहे हैं और इसी के साथ बैठक में कुछ नई रणनीतियां भी बनाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्ष या पदाधिकारी जो काम में सक्रिय नहीं है उन्हें हटा दिया जाएगा, यानी संगठन में बदलाव की स्थिति भी देखने को मिलेगी। तो देखिए हार के बाद किस तरह से कांग्रेस एक्टिव हो गई है और लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैठक कर रहे हैं। ये हमारी आज बैठक लोकसभा चुनाव में जो हमारी अध्यक्षों ने काम किया उसकी रिपोर्ट लेने के लिए और इसके साथ ही संगठन को अब किस प्रकार से मजबूत किया जाए, क्योंकि अब जो समय है हमारे सामने उसमें संगठन का मजबूत करना सबसे पहला हमारा लक्ष्य है। इसके साथ ही जिस तरह से लाडली बहना योजना में महिलाओं के नाम काटे गए हैं उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना और अन्य जो हमारे मुद्दे सामने आएंगे उस पर कब समय समय पर क्या विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इसकी रणनीति भी बनेगी। मुख्यतः ये संगठन और आगे की कार्य योजना आधारित बैठक। तो वहीं भोपाल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। इस बीच युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र यादव ने स्मार्ट मीटर को जनता के खिलाफ अन्याय बताया और कहा कि सरकार को स्मार्ट मीटर नहीं अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बिजली को लेके स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और भोपाल के अंदर ये कार्य 5 तारीख या 6 तारीख से शुरू होने वाला है। दुनिया में राम राज में उजाला आया था, ये उजाला ला रहे हैं कि अंधेरा लेकर आ। स्मार्ट मीटर के अंदर आपका जैसे ही वो रिचार्ज खत्म, तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपके घर की लाइट कट जाएगी। अब सवाल ये है, उस गरीब आदमी से पूछिए जिसकी घर की लाइट कट जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप देखिए क्या है आपके शहर के मौसम का हाल।